को होल्ड करना पड़ेगा 40 लोगों को। तो बेटर ये है कि आप जैसे वो लेक्चर मिस हुआ है ना उसका इनेबल करवा लीजिए लेक्चर, एक बार उसको देख लीजिए और अलग से पूछ लीजिए, उससे फिर बाकी लोगों का टाइम बच जाए। बाकी आप बच्चे फिर करके ही खैर करना, चलो भाई मैं तो आगे बताऊंगा, आप डाउट पूछ लो भाई जो आप लोगों ने करके आए हो। 6 क्वेश्चन देखो, फोकस दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया। 6 क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है। तो आप लोगों को ये बताया था ना कि फोकस मान लो 1,5 है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा, है ना, और ये डायरेक्ट्रिक्स है x + y + 2 = 0। तो एक पॉइंट लो x, y, इसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर कर दो तो पैराबोला की इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। समझ आया भाई? पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो फोकस से, और लाइन से, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया भी था स्टार्टिंग, पहला क्वेश्चन यही था, एक लाइन पॉइंट दे दिया था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो दोनों को बराबर कर दे तो पैराबोला की इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। उस तरीके से पैराबोला आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा उसका वर्टेक्स क्या होगा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी। वर्टेक्स कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा फोकस है, तो आप फोकस से एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके परपेंडिकुलर हो, ये हमारा एक्सिस हो जाएगा। इसको और इसको निकाल सकते हो क्योंकि इसका स्लोप पता है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप पता है और 1,5 पॉइंट भी पता है। तो आप ये वाला पॉइंट निकाल लोगे दोनों को सॉल्व करके, इस लाइन को और इस लाइन को, और इन दोनों का मिड पॉइंट ही वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो वर्टेक्स पता लग गया। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a। तो आप क्या करते हो, जो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, या फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होता है, वो 2a होता है। उसको डबल कर दो भाई, लाइन की इक्वेशन पता है, 1,5 पॉइंट पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो डबल कर दो तो लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। समझ गए? बाकी हाँ 7th find the equation of parabola whose axis is parallel to y axis। जो भी y axis के पैरेलल जिसका एक्सिस होता है वो पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है? ऐसे मान लें, कोई भी पैराबोला जिसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल, ये तो पढ़ के आए क्वाड्रेटिक में, उन सबके एक्सिस तो y एक्सिस के पैरेलल ही होते थे, और जिनके x एक्सिस के पैरेलल होते हैं उनकी जनरल इक्वेशन ये लिख सकते हो, y में क्वाड्रेटिक बना लो, ऐसे लिख लो। अब ये वाला जो पैराबोला है, क्योंकि इसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ था, तो ये पैराबोला, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये पैराबोला इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 0,4। तो इसमें y की जगह 4 और x की जगह 0 पुट कर दो तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर एक बार y की जगह 1, y की जगह 9 और x की जगह 1, तो a + b + c 9 आ गया, प्लस b 5 आ जाएगा। एक बार वो तीसरा पॉइंट पुट कर देना, एक और रिलेशन आ जाएगा, फिर abc आ जाएंगे, उससे पैराबोला। तो अगर कोई पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल दिया हो तो आप उसकी इक्वेशन ये लिखते हैं। हो गया? और भाई बस चलिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं पैराबोला को। आइए अब इस पैराबोला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मान लीजिए पैराबोला है, उसका डाउट है आप पूछ लो, टेस्ट के भी पूछ लीजिए। पैराबोला होता है y²। इस पैराबोला के बारे में हमने बात की, इसी की इक्वेशन निकाली, ठीक है। अब ये पैराबोला होता कैसा है भाई? ये पैराबोला होता है इस तरीके से, ठीक है। इसका फोकस होता है a, 0, डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये वर्टेक्स होता है ओरिजिन, ये एक्सिस और ये सब डायरेक्ट्रिक्स पता ही है। देखिए, अब आता है कि अगर मुझे किसी पैराबोला पर कोई पॉइंट लेना हो तो मैं वो पॉइंट कैसे लूं, वो पॉइंट क्या लिए। जैसे आप ना, तो हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पॉइंट और पैरामीट्रिक। वो सिर्फ इसी पैराबोला की बात हो रही है, y² = 4x, यही पढ़ना है हमें। तो उसी के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिए जाएं तो वो पैरामीटर फॉर्म में क्या लिए। देखो, ये आपने स्ट्रेट लाइन वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा यूज किया था। मान लो मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन दूं x + y = 3 और मैं कहूं कि मुझे ना इस पर एक पॉइंट एज्यूम करना है,
तो उसके बारे में बताओ। तो आप कहोगे सर x को ले लो t, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस टू। x को t रखेंगे तो t इधर ले जाएंगे तो y 3 माइनस t की टर्म में आ जाएगा। तो ये किसी भी पॉइंट को लेना होता है ना इस लाइन के ऊपर, तो हम एक ही टर्म ले, rather than x1 y1 लेना या अल्फा बीटा लेना, हम एक ही टर्म में t की टर्म में ही दोनों एक्सिस और ऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो ऐसे लिया जाता है। तो हम जानना चाहते हैं, मान लो मैं आपको ये पैराबोला दे दूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पर कोई पॉइंट एज्यूम करना है, ये पैराबोला है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो वो कैसे एज्यूम करना? तो उसमें मैं क्या करता हूँ, y को t ले लेता हूँ की बार, क्योंकि x को t लूंगा ना तो फिर अंडर रूट लेना पड़ेगा y निकालने के लिए, वो थोड़ा ट्रिक ऐसे रहेगा। तो y को t ले लेते हैं, तो जब y को t लिया तो x कितना आ गया, अभी नोट मत करो, पहले समझो, t स्क्वायर बाय 4, यही तो आ गया। अगर मैं y को t रख दूं तो x की वैल्यू t स्क्वायर बाय 4 नहीं आ गई? ऐसे अगर कोई मुझसे कहे कि इस पैराबोला पर पॉइंट लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y को मैं t लूंगा, टी स्क्वायर बन गया, 8 को नीचे ले जाऊंगा तो x की वैल्यू टी स्क्वायर बाई 8 आ गई। ये कोई पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर t की फॉर्म में आ गया। नोट नहीं करना, मैं समझा रहा हूं, पहले ऐसे लिया जाता है। तो अगर किसी भी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेना है ना, तो जो भी आसान लगता हो x या y, उसको कुछ मान लो t मान लो, और y उसकी टर्म में निकाल लो, t की टर्म में, तो उसके ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो तो अगर इस पर एक पॉइंट लेना है तो ऑर्डिनेट में तो t रहता है और एब्सिसा में टी स्क्वायर रहता है और साथ में वो कांस्टेंट एडजस्ट रहता है 4/8 या 4 या 8। इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि अगर मुझे इस पैराबोला पर कोई पॉइंट लेना हो ना तो हम ऐसे लेते हैं टी स्क्वायर और कॉमा टी, ये तो हमें पता ही है कि आएगा भाई, एक्स वाई को टी लोगे तो एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर तो आएगी। अब ये 4a को और एडजस्ट करना है, तो अभी हम या तो ऐसा करेंगे यहाँ टी लिखे तो यहाँ टी स्क्वायर बाय 4a आ जाए, लेकिन हम उस कांस्टेंट को ना थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, हम कहते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये पॉइंट लिया जाता है कि मतलब rather than 4a नीचे लाने की जगह ऊपर एक के साथ a और एक के साथ 2a ले लिया जाता है। ये इसलिए लिया जा रहा है कि इससे थोड़ा कैलकुलेशन आगे की इजी हो जाएगी 4a को नीचे लाने की जगह उसके कंपैरिजन में। इसलिए जैसे अगर आप इस पॉइंट को देखो x की जगह यहाँ 80 स्क्वायर रखो तो क्या बनेगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और यहाँ y की जगह 280 रखो 4a स्क्वायर t स्क्वायर, बराबर हो गया ना दोनों, यानी ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर हो गया। वैसे होता था t कॉमा t स्क्वायर बाय 4a, ऐसे लेना चाहिए था ना, y को t लेते तो x की वैल्यू कितनी आती t स्क्वायर बाय 4a, हमने इस 4a को थोड़ा एडजस्ट कर दिया, कुछ a उधर दे दिया 2a ऊपर दे दिया। तो पैराबोला के ऊपर अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना है ना पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसमें तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280। समझ आया पॉइंट? पैराबोला के ऊपर अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात हो रही है, उस पर अगर कोई भी पॉइंट लेना है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख लो 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये हमारी कैलकुलेशन में इसको लेके चलेंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280। सर माइनस 4x के लिए तो अलग हो जाएगा ना, फिर अगर माइनस 4x, हाँ माइनस 4x के लिए करना चाहोगे तो अलग हो जाएगा। क्या लगता है अगर यहाँ माइनस 4a होता तो आप क्या करते? सर x माइनस 80, सर माइनस एक्स वाई को तो ये तो यही रहता है 80 स्क्वायर, x की वैल्यू माइनस 280 आ जाती है ना, क्यों बोलो ये आती ये कुछ और आती? अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है ना, तो दोनों के आगे माइनस माइनस आ जाता है, ऐसे समझ। देखो जैसे मैं कहता हूं कि मुझे ना इस पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मुझे ना इस पर कोई पॉइंट लेना है, तो जैसे मैंने अभी बताया या तो आप ये लो t कॉमा x, y को t लिया t स्क्वायर और 8 नीचे ले आए तो t स्क्वायर बाय 8, ये अपना पॉइंट आ। कोई जनरल पॉइंट पैराबोला पे एज्यूम करना हो तो ऐसे एज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा करने की जगह बस आप एक काम करो, आप t स्क्वायर t तो रहने दो, t स्क्वायर कॉमा t तो रहेगा, बस ये जो 8 को एडजस्ट ऐसे करो कि इसके आगे लिखो a t स्क्वायर, a मतलब इस केस में 4a अगर 8 है तो ये 2 हो गया, तो 2t स्क्वायर 80 स्क्वायर कॉमा 280 यानी 4t, यानी इस पर अगर कोई पॉइंट लेना हो तो ये एज्यूम कर लो 80 स्क्वायर कॉमा 2, ये इस पैराबोला पर कोई भी जनरल पॉइंट है। यू कैन टेक दिस आल्सो, मैं फिर बोल रहा हूं, बट क्या है ना कि हम इस आगे जो रिजल्ट डिराइव करेंगे अभी इस पॉइंट को लेके, उसमें अगर ये जो 2 और 4 इधर दे दिया जाए rather than t स्क्वायर बाय 8 लिखा जाए, थोड़ा इजी फॉर्म में डिराइव हो जाते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया। समझ गए? बोलो काशफ, तो 2t स्क्वायर कॉमा 4t क्लियर हो गया, 80 स्क्वायर कॉमा 280 याद रहेगा पॉइंट सभी को पैराबोला के ऊपर, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे। तो जैसे आपने अगर एक पैराबोला लिया ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इस पैराबोला पे बहुत सारे पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए t होगा। जैसे आप कोई जनरल पॉइंट क्या ले लेते हो 80 स्क्वायर कॉमा 280, a इसमें 2 है,
ये कितना है 2 है ना, तो 2t स्क्वायर कॉमा 4t, यही पॉइंट हो गया ना इस पैराबोला पे कोई भी जो है। तो अगर कोई भी t की वैल्यू रखोगे तो कोई एक पॉइंट मिल जाएगा। जैसे आपने t को 1 रखा तो ये आ जाएगा 2,4, तो ये 2,4 एक पॉइंट पैराबोला पे आ गया। t को -1 रखा तो 2,-4 वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में। आपने t को √2 रखा, √2, तो √2 का स्क्वायर 2, तो 4,4√2, तो 4,4√2 ये एक पॉइंट आ गया। तो आप t को वैल्यू देते जाओगे, आपको इस पैराबोला पे अलग-अलग पॉइंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली t इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा तरीका है। हम सारे पॉइंट को लिख नहीं सकते, तो जनरल t की फॉर्म में लिख दिया। फिर इस t को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करनी होगी तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए? t पैरामीटर, अभी कोई पैरामीटर है जो बदलता रहेगा हर पॉइंट के लिए। जो ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे ऊपर वाली ब्रांच पे, उन सब के लिए t पॉजिटिव होगा, नीचे वालों के लिए t नेगेटिव होगा, क्योंकि उनका y नेगेटिव करना है। एब्सिसा तो पॉजिटिव ही रहेगा, t स्क्वायर है, y नेगेटिव होगा, तो इन सब पॉइंट्स के लिए t पॉजिटिव, इन सब पॉइंट्स के लिए t नेगेटिव। समझ गए? क्लियर भाई? एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये है, नोट करो। मान लो मेरे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, सही है? 16x एक पैराबोला है, ओके। इस पर इसका फोकस f है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने इस पैराबोला पर पॉइंट लिए P और PF का को ज्वाइन कर दिया। अब पॉइंट इज टेकन ऑन द पैराबोला, पॉइंट बहुत कोई भी हो सकता है, पॉइंट तो पैराबोला इनफाइनाइट है, उसको F से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, F फोकस है, राइट? फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट which divide PF in 2:1 ratio. सर f फोकस, F focus. Find the locus of the point which divide PF in the ratio 2:1. P पैराबोला के ऊपर घूम रहा है, बहुत सारे पॉइंट है, तो PF बदलता रहेगा हर पॉइंट के लिए, तो वो जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट भी बदलता रहेगा, उसका लोकस बताना है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। देखें कौन करके दिखाएगा आप इस चीज को। और छोटा सा क्वेश्चन है, सोच सकते हो आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी, हुआ किसी बच्चे का? हाँ, पॉइंट्स आ गए। पॉइंट क्या है? अभी लोकस में क्या करना है? P को एलिमिनेट कर दो दोनों से। एक्स और वाई मान लिया इन्होंने, एच कॉमा के नहीं लिया, तो P को एलिमिनेट कर। देखो क्या है, आपको ना इस पॉइंट का लोकस बताना है। ये पॉइंट तो आपको पता है 4,0 है फोकस, तो
आपको ये मूविंग पॉइंट है पैराबोला पे, ये पॉइंट हमें पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं 80 स्क्वायर 280, ए कितना है 4, तो 40 स्क्वायर 8t, ये t पैरामीटर है जो बदलता रहेगा हर पॉइंट के लिए। अब आपको लोकस किसका निकालना है? लोकस निकालना है q का, क्योंकि q बदलता रहेगा p के बदलने से, और ये रेशियो 2:1 है, सही है। तो अब मैं क्या कहता हूं, पहले q के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, क्योंकि मुझे f के भी पता है और p के भी पता है, तो सेक्शन फार्मूला लगा के मैं q के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो q के कोऑर्डिनेट आते हैं, q का एक्सिस आ, क्योंकि q का लोकस निकालना है ना, तो इसी को h कॉमा k ले लेते हैं ना, तो h कितना आ जाएगा 2 × 4 8, 1 × 40 स्क्वायर बाय 3 समो। सेक्शन फार्मूला क्लियर है कैसे लगाया है? ऐसे ही k क्या आ जाएगा, इसका लोकस निकालना होता है वो k। अब थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं, मैं h की जगह x लिखता था, बाद में क्या इसी को xy ले लेता हूं q के लिए, सही है ना, सीधा फिर वो स्टेप बच जाएगा। q के कोऑर्डिनेट है xy, y कितना आ जाएगा 2 × 0 0, 1 × 8 80 बाय 3। अब इन दोनों इक्वेशन में से लोकस निकालने के लिए मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? वो कैसे कर सकता हूं? t की वैल्यू यहां से निकाल के ऊपर रख दूं, तो यहां से सामने चला गया 3x 8 + 4, और t की वैल्यू आ गई 3y/8, 3y/8 का होल स्क्वायर, ये अपना आ गया। तो इससे अपने पास आ जाएगा 3x - 8 = 4 था, और यहाँ 64 था, 9y²/64, सही है। 64 नहीं 16 आएगा, 64 से 4 कैंसिल हो गया, अभी 16 को सामने ले गया, तो 9y² = 16 टाइम्स 3x - 8, ये बन गया लोकस। बोलो बच्चों, लोकस की इक्वेशन पहचान गए? किस चीज की इक्वेशन आदि बताना जरा, ये जो इक्वेशन दिख रही है ये कौन सा कर्व होगा, देख के पहचान पा रहे हो इसको? क्या बनेगा? पैराबोला, बिल्कुल सही बात है, इट्स अ पैराबोला ओनली। अच्छा, अगर कोई कहे कि यार ये जो लोकस निकला है उसको पहचानो, तो आपने पहचान लिया वो पैराबोला है। अब वो कहे कि यार उसका वर्टेक्स बताओ, जो लोकस का पैराबोला उसका भी कोई वर्टेक्स है, तो इसका वर्टेक्स बता सकते हो? देखें कौन बताता है, कौन बोला? बोलो, सही बोल रहे हो, 8/3, 0, बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्योंकि यहां से 3 कॉमन ले लो, 48, 9 नीचे आ गया, x - 8/3 और y²। पिछली क्लास में याद है वर्टेक्स को शिफ्ट कर देते थे, y - बीटा का होल स्क्वायर 4a टाइम्स x - अल्फा, तो यहाँ अल्फा का काम 8/3 कर रहा है, y तो वही है, तो इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स 8/3, 0 आ जाए। लोकस का अगर पूछ लेते क्वेश्चन में, इसमें पूछा नहीं है, तो लोकस ही पूछा था, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते। बोलो, समझ आया जो मैंने बताया? निहल, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैराबोला का लोकस पता कर सकते हैं और उस पॉइंट के ऊपर लेके पॉइंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, सॉल्यूशन वहां है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ना पैराबोला है और ओ ए और बी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, पैराबोला y² = 4ax, ये पैराबोला है और ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड द साइड लेंथ ऑफ ओ ए बी इज इक्विलेटरल, फाइंड साइड लेंथ, इस ट्रायंगल की साइड लेंथ बताओ, फाइंड साइड लेंथ। नंबर जाएगी, देखो इसमें क्या लगता है आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए? सोचो किस फॉर्म में आना चाहिए? ए की फॉर्म में, ए कांस्टेंट, पैरामीटर की फॉर्म में तो वेरिएबल हो जाएगा, 4x 4x नहीं, मैं कह रहा हूँ पैराबोला y² करके साइड लेंथ ए की टर्म में आएगी, व्हाट इज दैट? आप सोचते क्या, मैं बताऊंगा, बट आप एक बार खुद थोड़ा सोचने की कोशिश करो।
देखिए क्या सोचते हो आप लोग, और थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, तभी मजा आएगा। फिर मैथ्स को करने में मजा तभी आता है जब ये छोटी छोटी बातें पता लगती है। ऐसा बोला तो नहीं क्या, खुद एनालाइज करो कि जैसे जरूरी लगता है आपको। दो मिनट और देखो, सबसे पहले एक ऑब्जर्व, जैसे कोई लोग, कुछ लोगों ने ये ऑब्जर्व करा कि यार ये दोनों पॉइंट जो होंगे ना वो सिमेट्रिकल होंगे। ये तो कर लिया, ये पॉइंट सिमेट्रिक, ये तो आ रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोचो कि मेरे पास एक पैराबोला है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। अब मैं ना ओरिजिन से, मान लो कोई जो साइड लेंथ एल है, लेट्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल की एल यूनिट ऊपर गया ऐसे, तो पी पे पहुंचा, अब उतना ही मुझे नीचे जाना है। तो अगर मैं इसके सिमेट्रिकल पॉइंट पे नहीं आया तो मैं आगे जाऊंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, और पीछे आऊंगा तो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसी की रिफ्लेक्शन जो होगी नीचे, वही दूसरा पॉइंट होगा। क्यों? सही है? तो यानी ये पॉइंट अब आपको निकालना, ये लेंथ निकालनी है। सही है? अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा? मान लो 80 स्क्वायर 280। सही है? अच्छा, अगर ये सिमेट्रिकल पॉइंट है एक्स एक्सिस के अबाउट दोनों, तो अब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना सारी चीजें ऑब्जर्व करो, लेंथ भी ऑब्जर्व करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं, इसको भी सोचो। तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल कितना होगा? 30 होना चाहिए भाई, सिमेट्री से नीचे भी 30 उतना ही आ रहा होगा, तो ये 30 डिग्री है। ये ऑब्जर्वेशन आ रही है, ये भी 30 होगा, तो ये 60 हो गया, और ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये भी 60 होगा, तो ओवरऑल इक्विलेटरल बन जाएगा। सही है? तो ये 30 है। अब इस 30 का इस्तेमाल कैसे करूं, जरा कोई मुझे बता सकता है? सर बोलो बोलो। ले सकते हैं 280 ये 280 है। यस सर। तो ये 280 नहीं है। हाँ, ये 280 है, सही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी होगा सिमेट्रिकल। देखो, ऐसा बोल सकते हो कि इस लाइन का स्लोप tan 30 होगा, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? 280 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2/t इज इक्वल टू tan 30 यानी 1/√3। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3। मतलब वो पॉइंट जिस पर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा उसका पैरामीटर t 2√3 होगा। तो यानी ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 2√3 का स्क्वायर, 4 और 3 12, 12
फिर 8√3 4a√3, यही आ गया ना। और अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो काम हो गया, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो 12 का स्क्वायर 144a स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर करोगे 16 और 3 48, 48a स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया 196, नहीं 12 16 कॉमन निकाल लो तो 4 बाहर आ गया, 9a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 12, तो 4a अंडर रूट 12, शायद कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। 4√12 आ रहा है ना, यस सर। ये आंसर आ रहा है। बोलो, समझ गए ना। तो इक्विलेटरल का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है, ठीक है। टी निकाल लेंगे फिर टी से लेते हैं। थोड़ा सा इसमें और भी तरीके से कर सकते थे। सर मैंने जो दूसरा तरीका सोचा था वो था कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसको 3/4 से एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू हाइट से। ये हो गया 80 स्क्वायर और ये हो गया 480, ऐसे कह रहे हो। सर एक साइड की डिस्टेंस निकाली तो दूसरी से वेट कर दी, उससे भी सेम आया। ये वाला डिस्टेंस और और ये वाला डिस्टेंस, फिर PQ यस सर, वो था 480, PQ तो 480 है क्योंकि सिमेट्री है, तो अगर ये हाइट 280 है तो ये भी 280 होगी, तो टोटल 480 और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के उससे भी टी आ जाएगी। मेरी टी निकालना था 2√3, तो फिर वो वहीं करके आता है। चलो आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज हम ना बात करेंगे फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड देखिए, जैसे ये पैराबोला है, दिस इज ए पैराबोला, ये हमारा फोकस होता है। तो फोकस से ना पैराबोला की बहुत सारी कॉर्ड्स पास होती है, इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास होती है, किसी एक पॉइंट से बहुत सारी कॉर्ड जा सकती है। लेटस रेक्टम भी होता है, वो भी फोकल कॉर्ड ही होता है ना, ये भी एक पर्टिकुलर फोकल कॉर्ड है। तो ये इनको जो भी कॉर्ड जो पैराबोला की जो फोकस से जारी होती है उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं। फोकल कॉर्ड का मतलब क्लियर है, कि कोई भी कॉर्ड पैराबोला की जो फोकस से जाती है दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड के बारे में क्यों हम स्पेशल पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए ये अपने पास फोकल कॉर्ड है, PQ अपने पास फोकल कॉर्ड है, ये फोकस है, और अगर मान लो मैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लूं 81 स्क्वायर 281 और इस Q के ले लूं 82 स्क्वायर 282, दो एंड पॉइंट होंगे पैराबोला के ऊपर, 81 एक का पैरामीटर T1 मान लो, एक का T2 मान लो, हर पॉइंट का एक पैरामीटर होता है। तो अगर एक फोकल कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड का रिजल्ट है कि अगर कोई कॉर्ड फोकस से जा रही हो और उसकी दो एक्सट्रीमिटी हो, एक 81 स्क्वायर 281, दूसरा 82 स्क्वायर 282, तो T1 T2 -1 होता है पहला रिजल्ट। यानी जो इसका पैरामीटर होगा और इसका जो पैरामीटर होगा उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस। मैं चाहता हूं आप इसको प्रूव करें, प्रूव इट। T1 T2 -1 होगा, ट्राई टू प्रूव दिस। सब बिजी हो चुके सभी स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, सभी स्टैंडर्ड पैराबोला ना भाई। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x।
करें भाई, बाकी बच्चे भी करें। एक मिनट देखिए पहले ये फोकल कॉर्ड है तो ये पॉइंट A, 0 होगा। तो अगर मैं ये 3 पॉइंट पैराबोल इस लाइन के ऊपर आ जाए, अगर एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट आ जाए ना और आप कुछ कंडीशन डिराइव करना चाहते हो तो 2 से स्लोप निकालो, फिर बचे हुए 2 से स्लोप निकालो और बराबर करो, है ना। तो अगर मैं इन दोनों से स्लोप निकालता हूं तो आई विल गेट 281। फिर हम इन दोनों से स्लोप निकालते हैं, वो आ जाता है ठीक है। अब यहाँ A से कैंसिल, यहाँ A से कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 T1 स्क्वायर T2 माइनस T2, इस तरीके से आ जाएगा। सही है। इस रिलेशन से हमें T1 T2 माइनस 1 लाना है, तो हम इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं। इन दोनों में से T1 T2 कॉमन निकला, T2 माइनस T1 प्लस ये भी T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 ओवरऑल कॉमन आ गया, T1 T2 प्लस 1 0। या तो T1 और T2 की वैल्यू 0 हो जाए, बराबर हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ यही निकल, क्योंकि T1 T2 बराबर हो गए ना तो ये दोनों पॉइंट ही सेम हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए T1 प्लस T1 T2 प्लस 1 0 आ जाएगा और उससे T1 T2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे है? कैसे किया बताइए। वो एक ही बात है, कोई भी 2 पॉइंट लेकर उनको बराबर कर दो, है ना, तो कोई भी 2 पॉइंट ले सकते, समझ गए। तो ये हमारे पास पैराबोला पे टेंजेंट की, सॉरी पैराबोला की जो फोकल कॉर्ड है उसकी एक्सट्रीमिटी का प्रोडक्ट -1 T2 T1 T2 आई थिंक -1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दूसरा रिजल्ट ठीक है जी। इन बच्चों का हो गया, वो एक दूसरा रिजल्ट प्रूव करने की कोशिश करें। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक फोकल कॉर्ड है PQ, ये इसकी एक्सट्रीमिटी है 81 स्क्वायर 281, दूसरी आपने बात ले रखा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फोकल कॉर्ड की लेंथ होती है PQ,
तो होती है a t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर। शो दैट अगर ये एक एक्सट्रीमिटी पता लग जाए पैराबोल फोकल कॉर्ड की 81² 281, दूसरी तो मिल ही जाएगी इस रिलेशन से, क्योंकि t2 तो मिल ही जाएगा -1/t1। तो आपको ये प्रूव करना है कि t1 की ही टर्म में, मतलब एक ही एक्सट्रीमिटी की टर्म में जो फोकल कॉर्ड बनेगी उसकी लेंथ का फॉर्मूला ये होता है a × t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर। डू इट। सर एक बार दोबारा बताइए। फोकल कॉर्ड जो है, अगर हमारे पास ये फोकल कॉर्ड है तो इस फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है उसका ये फॉर्मूला होता है a × t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर। अगर एक एक्सट्रीमिटी 81² 281, तो ये प्रूव करना है कैसा होगा। बस एक पता है। एक पता है, दूसरा तो निकल ही आएगा, दूसरा तो इस रिलेशन से निकल आएगा पैरामीटर t2 - 1/t1 है। तो निकालो जरा लेंथ, प्रूव इट। क्या करोगे, नॉर्मली डिस्टेंस फार्मूला लगा दो और फिर जहां t2 लिखा है उसकी जगह -1/t1 लिख दो, देखो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। करके देखिए, देखो a t1² - a t2² का होल स्क्वायर 2a t1 - 2a t2 का होल स्क्वायर, ये हमारा pq का स्क्वायर आएगा डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है जी। अब आप देखिएगा कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a² बाहर आया, इन दोनों से 2a बाहर आया तो 4a² बाहर आया, तो ओवरऑल a² बाहर आ गया, t1² - t2² का होल स्क्वायर, क्योंकि a बाहर ले लिया था, प्लस 4 × t1 - t2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखो इन दोनों में से इस t1² - t2² को लिख सकते हो t1 + t2 t1 - t2, तो t1 - t2 का होल स्क्वायर ओवरऑल बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा t1 + t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ऐसे आ, ये हमारा pq का स्क्वायर आ है। अब देखो इस t2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1/t1, तो ये +1/t1 बन जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी इस पार्ट को देखते हैं सबसे पहले। देखो अगर इस पार्ट को देखें तो इसको अगर ओपन करते हो तो क्या मिलता है, t1² + t2² + 2t1 t2, जो कि -2 हो गया, और -2 + 4, तो ये +2 हो गया, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर, क्योंकि t2 स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1/t1 का स्क्वायर। देखो ना यार, ये जो t2² है इसको क्या लिख सकते हो, 1/t1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये फॉर्मूला ही बन गया t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर का। और यहां पर भी t2 की जगह 1/t1 लिखोगे तो t1 + 1/t1 का होल स्क्वायर, तो फाइनली p की स्क्वायर तुम्हारा आ गया
ए स्क्वायर T1 प्लस 1/T1 की होल पावर 4, तो स्क्वायर यहां था, ये भी वही चीज बन गई, तो 4 हो गई। अब अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा a टाइम्स T1 प्लस। तो फोकल कॉर्ड की जो लेंथ का फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो इस प्रूफ में तो पूछ लो। देखो इसको ओपन करा तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 माइनस 1 था, तो प्लस 4 और माइनस 2, तो प्लस 2 बन गया। फिर T2 स्क्वायर को 1/T1 स्क्वायर लिख दिया, जिससे कि ये T1 प्लस T1 1/T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको ना 2-3 रिजल्ट बोल रहा हूं जो घर से आपको सोच के आने, पढ़ के आने हैं। ठीक है, नोट कर लो। पहला रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 1 नोट करेंगे। ये सब प्रूफ कर आते प्रूफ कर, मतलब मैं आप ये पूछूंगा नहीं, जो डिस्कस करूंगा, और पहले ट्राई कर लेना। पहला है कि फोकल कॉर्ड का मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इफ अ सर्कल इज ड्रॉन, रिजल्ट लिख लो ये, इफ अ सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग फोकल कॉर्ड एज डायामीटर, अगर आप किसी फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड है देखो, इसको डायामीटर मान के अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, कोई भी फोकल कॉर्ड हो, तो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करती है। इट ऑलवेज टच द डायरेक्ट्रिक्स, इट ऑलवेज टच द डायरेक्ट्रिक्स। सर टच करेगी और छू भी टच करें, जैसे लाइन हो रही होती है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन और एक सर्कल है, तो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो वैसे वो डायरेक्ट्रिक्स को, कोई भी फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानेंगे तो वो आए। दूसरा रिजल्ट नंबर 2, जैसे रिजल्ट नंबर 2 ये है कि अगर हमारे पास ये पैराबोला है, मान लो ये पॉइंट P है 81 स्क्वायर 281 और ये फोकस है, तो ये जो P पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस होता है ना, ये एक्चुअल में होता है A प्लस 81 स्क्वायर, मतलब जो भी इस पॉइंट का एक्सिस हो उसमें A ऐड कर दो, वही फोकस से डिस्टेंस आ जाता है। ये एक लाइन का प्रूफ है, ये समझ लो। जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होंगे, अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये तो A होता है और ये कितना होता है, इस पॉइंट का एक्सिस 81 स्क्वायर, तो A प्लस 81 स्क्वायर नहीं आ जाएगा, वो ये वाला डिस्टेंस उतना ही होगा। समझ गए? तो PF जो होता है वो पॉइंट में जो एक्सिस है, जो भी पॉइंट पैराबोला उसमें A ऐड कर दो तो उसका डिस्टेंस आ जाता है फोकस से। अच्छा, दूसरा रिजल्ट ये है कि 1 बाय, अगर मान लो ये फोकल कॉर्ड है, इसको Q ले लो, तो 1 बाय PF 1 बाय 2A और 1 बाय FQ, ये 3 नंबर्स, ये वाला सेगमेंट 1 बाय 2A, ये तीनों AP में होते हैं, ये शो करना है। These 3 नंबर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी फोकल कॉर्ड होगी, उसका ये वाला सेगमेंट, एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, और बीच में 1 बाय 2A है, ये 3 नंबर हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, कितना टाइम बचा है? 15 मिनट।